नमस्ते। आइए बिना किसी देरी के आज के इस शानदार विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जॉर्ज पैकर की मशहूर किताब द अनवाइंडिंग एंड इनर हिस्ट्री ऑफ द न्यू अमेरिका को डिकोड करने वाले हैं। और सच मानिए, ये कोई आम इतिहास की क्लास नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पिछले 30 सालों में अमेरिकी संस्थाओं के ढहने की कहानी है, जिसे आम लोगों की जिंदगी के नजरिए से गहराई से देखा गया है। इसमें हम सिर्फ बड़े बड़े उबाऊ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे आर्थिक और राजनीतिक बदलावों ने जमीनी स्तर पर रोजमर्रा के लोगों के जीवन को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया। इस जटिल सामाजिक व आर्थिक इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, अमेरिका का बदलता सामाजिक ताना-बाना। दूसरा, विघटन की शुरुआत। तीसरा, नई व्यवस्था और संकट। चौथा, संस्थागत शरण का प्रभाव। और अंत में भविष्य के लिए कुछ व्यावहारिक सबक। तो चलिए सीधा पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, अमेरिका का बदलता सामाजिक ताना-बाना। अब ये पूरा विश्लेषण किसी एक दिन घटी घटना पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे 20वीं सदी के मध्य की मजबूत संस्थाएं धीरे धीरे ढह गईं। ये पूरा का पूरा विघटन मुख्य रूप से 3 अलग-अलग दौर में हुआ। 1978 के आसपास इसकी जड़ें जमना शुरू हुईं। फिर 1990 के दशक में एक नई लेकिन काफी असमान व्यवस्था उभरकर सामने आई। और अंततः 2007 आते आते बड़े बड़े आर्थिक और सामाजिक संकट फूट पड़े। मतलब ये पतन कुछ दिनों या महीनों का काम नहीं था, बल्कि कई दशकों का परिणाम था। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु या कहें तो निचोड़ यह है कि समाज का जो ताना बाना था वो रातों रात नहीं टूटा, बल्कि संस्थागत कमजोरियों के कारण धीरे धीरे खत्म हो गया। हमारा सारा फोकस किसी एक बड़े धमाके या तबाही पर नहीं होगा, बल्कि उस नागरिक ढांचे के धीरे धीरे होने वाले क्षरण पर होगा जिसने समाज को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। आइए अब अपने दूसरे भाग पर चलते हैं, विघटन की शुरुआत। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक के दौर में जरा पीछे चलते हैं। उस समय औद्योगीकरण जैसी बड़ी मैक्रो लेवल ताकतों ने स्थानीय समुदायों को जड़ से बदलना शुरू कर दिया था। कारखाने बंद हो रहे थे और एक नई आर्थिक सच्चाई जन्म ले रही थी। इन भारी भरकम बदलावों को हम 3 असली इंसानों की कहानियों के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास है डीन प्राइस, जो एक स्थानीय उद्यमी हैं, टैमी थॉमस, जो यंगस्टाउन में एक फैक्ट्री वर्कर हैं, और जेफ कॉनर्टन, जो वॉशिंगटन के एक इनसाइडर हैं। इनमें से हर एक व्यक्ति एक बड़े मैक्रो ट्रेंड का जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो स्थानीय अर्थव्यवस्था का पतन हो, औद्योगीकरण हो, या फिर राजनीतिक व्यवस्था पर पैसों का बढ़ता कब्जा। तो सबसे पहले डीन प्राइस की बात करते हैं। डीन की कहानी हमें गहराई से बताती है कि जब बड़े और स्थिर स्थानीय नियोक्ता किसी शहर को छोड़कर चले जाते हैं तो अपने पीछे कैसा सन्नाटा छोड़ जाते हैं। देखिए, डीन खुद एक उद्यमी है, लेकिन उनकी कहानी से एकदम साफ हो जाता है कि सिर्फ नया बिजनेस शुरू कर देने से उन सामाजिक कार्यों की भरपाई नहीं हो सकती जो एक स्थिर कंपनी अपने साथ लाती है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और स्थानीय स्तर पर नागरिक नेतृत्व। ये एक ऐसा खालीपन है जिसे अकेले उद्यमशीलता कभी नहीं भर सकती। वहीं दूसरी तरफ टैमी थॉमस की कहानी इस औद्योगिक पतन की भारी मानवीय कीमत को हमारे सामने रखती है। जरा सोचिए, यंगस्टाउन में जब फैक्ट्रियां बंद हुईं तो इससे सिर्फ घरों की आय कम नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। इससे लोगों की दैनिक जीवन की लय, पूरी की पूरी सामुदायिक संरचना और सबसे बढ़कर मानवीय गरिमा नष्ट हो गई। टैमी का रोजमर्रा का संघर्ष इस बात को सामने लाता है कि औद्योगिकीकरण की ये प्रक्रिया वास्तव में कितनी दर्दनाक और लंबी थी। अगर हम पुराने और नए हालात को देखें तो उनके बीच का अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ वो पुरानी संस्थाएं थीं, जैसे स्कूल, मजदूर यूनियनें, छोटे स्थानीय बैंक और नागरिक संघ, जो लोगों को जोड़कर रखते थे और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते थे। और दूसरी तरफ आज की खोखली सच्चाई है, जहां विनिवेश, आउटसोर्सिंग और संस्थाओं की गैर मौजूदगी ने समाज में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। चलिए अब 1990s के दशक की ओर बढ़ते हैं, हमारे तीसरे भाग में, नई व्यवस्था और संकट। इस नए दौर में समाज ने एक ऐसा नया सिस्टम उभरते हुए देखा जो वित्तीयकरण, तकनीकी एलीट वर्ग के उभार और केंद्रित राजनीतिक प्रभाव पर पूरी तरह से टिका हुआ था।
जेफ कॉनॉटन का करियर इस बात का एक बेहद सटीक और तथ्यात्मक उदाहरण है। उन्होंने सार्वजनिक सेवा के आदर्शवाद के साथ अपनी शुरुआत की थी, लेकिन अंततः वे आकर्षक लॉबिंग की दुनिया में चले गए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे संगठित पैसे ने नीतिगत चैनलों पर अपना कब्जा जमा लिया। शासन प्रणाली अब आम जनता की व्यापक जरूरतों की बजाय अमीर नेटवर्क्स के प्रति अधिक उत्तरदायी हो गई थी। इस बीच जमीनी स्तर पर क्या हो रहा था? आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से कर्ज के सहारे चलने लगी थी। लोन देने के नए और असुरक्षित तरीके धड़ल्ले से बाजार में आ गए। समाज में कर्ज लेना एक आम बात हो गई और नियामकों ने मानो अपनी आंखें ही मूंद लीं। इसने कुछ समय के लिए समृद्धि का एक बहुत ही खतरनाक भ्रम पैदा किया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब ये बुलबुला फूटा और घरों की कुड़की शुरू हुई, तो इसने बची खुची स्थानीय सामाजिक पूंजी को भी पूरी तरह तबाह करके रख दिया। और इसी दौर में एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक और भौगोलिक खाई पैदा हुई। एक तरफ सिलिकॉन वैली का नया एलीट वर्ग है, जिनकी पहुंच ग्लोबल है, जिनके पास अथाह शक्ति है और जो अक्सर टैक्स से बचने के तरीके भी खोज लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो विकास की इस तेज दौड़ में पीछे छूट गए हैं, जो भौगोलिक रूप से अलग थलग हैं और बिल्कुल अलग शैक्षिक और सांस्कृतिक नेटवर्क में फंस गए हैं। इस नई व्यवस्था ने समाज को दो ऐसे हिस्सों में बांट दिया जिनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, संस्थागत क्षरण का प्रभाव। 2007 से 2012 के युग में जो बड़े झटके लगे, उन्होंने इस नई व्यवस्था की कमजोरियों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। 2008 के वित्तीय संकट के बाद की प्रतिक्रिया को अगर हम तटस्थ रूप से देखें तो पता चलता है कि एक तरफ नीति निर्माताओं ने सिस्टम को बचाने के लिए बड़े बैंकों को बेल आउट दिया ताकि वित्तीय प्रणाली स्थिर रहे, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई ये थी कि आम परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ा। बड़ा संस्थानों को तो बचा लिया गया, लेकिन आम लोगों के संघर्ष ने जनता के बीच गहरे अविश्वास, गुस्से और अंततः लोकलुभावनवाद को जन्म दिया। इस सारी उथल-पुथल के बीच कई स्थानीय समुदाय सिविक डेजर्ट यानी नागरिक रेगिस्तान में बदल गए। स्थानीय अखबार बंद हो गए और सामुदायिक समूह बिखर गए। ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी जगह नए खंडित मीडिया इकोसिस्टम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है। ये प्लेटफॉर्म हमें सूचना तो भरपूर देते हैं, लेकिन वे लोगों को आपस में जोड़ने और पुराने संस्थानों की तरह एक साझा नागरिक आख्यान बनाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब हम इस चर्चा के अंतिम और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, भविष्य के लिए व्यवहारिक सबक। इतनी सारी ऐतिहासिक गलतियों और पतन को समझने के बाद सवाल उठता है कि आगे क्या? खैर, स्रोत सामग्री के अनुसार 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, सिर्फ आय का ही नहीं बल्कि समुदाय के संस्थागत स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक पुस्तकालयों जैसी संस्थाओं का पुनर्निर्माण किया जाए जो अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक साथ लाती हैं। तीसरा, आर्थिक नीति को इस तरह से बनाया जाए कि वो सिर्फ रोजगार ना दे बल्कि नागरिक पहचान को भी मजबूत करे। और चौथा, स्थानीय स्तर पर प्रयोग किए जाएं, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को फिर से बुनने के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे में निवेश करना ही होगा। इसके अलावा विश्लेषकों और हम सभी के लिए भी कुछ अहम सबक हैं। जब भी समाज में हो रहे बड़े बदलावों को समझने की कोशिश की जाए तो अमूर्त विचारों को समझने के लिए जमीनी स्तर के लोगों की कहानियों का उपयोग करना चाहिए। केवल नैतिकता की दुहाई देने के बजाय ठोस तंत्रों का विश्लेषण होना चाहिए, जैसे कानून या बाजार की संरचना कैसे काम कर रही है। और हाँ, हमें ये भी पहचानना होगा कि बदलाव का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। कुछ क्षेत्र बहुत तेजी से उभर जाते हैं जबकि कुछ लगातार संघर्ष करते रह जाते हैं। इस पूरे सफर के बाद आइए इस विश्लेषण को एक बेहद गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या एक स्वस्थ गणतंत्र मुख्य रूप से सिर्फ व्यापक आर्थिक विकास पर निर्भर करता है, या फिर उन शांत रोजमर्रा की संरचनाओं पर जो मानवीय गरिमा और सामाजिक भागीदारी को बनाए रखती हैं? किसी भी समुदाय की सफलता और अस्तित्व की असली नींव आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और अपने आसपास के समाज को गहराई से समझते रहें।